ओके डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि स्टील स्ट्रक्चर्स के हमारे पास अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। ठीक है, मतलब इसके फ़ायदे और नुकसानात है। ठीक है, नंबर वन इसका फ़ायदा ये है कि दिस इज़ अ रियलाइबल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें हमारे पास कंसिस्टेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी इन प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इसकी आप एक किस्म के प्रॉपर्टी के सारे मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हो, अनलाइक कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। वहाँ पे आप अगर बहुत भी कोशिश कर लो तो एक कॉलम दूसरे कॉलम के साथ एग्जैक्टली एक्यूरेट प्रॉपर्टीज़ का नहीं बन सकता। ठीक है, लेकिन इन दिस केस हमारे पास क्योंकि इसका इंडस्ट्रियल बिहेवियर है, इंडस्ट्री में ये बन जाता है। ठीक है, तो हम इसकी मतलब प्रॉपर्टीज़ मीन इसकी इलास्टिसिटी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ वगैरह, ये सब कुछ हम यूनिफॉर्म रख सकते हैं तो थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। मतलब 100 हमारे पास कॉलम है तो 100 के 100 एक जैसे हम रख सकते हैं। ठीक है, एंड देन बेटर क्वालिटी कंट्रोल ड्यू टू फैक्ट्री मैन्युफैक्चर, ऑलरेडी मैंने ये चीज़ आपको बता दिया है। नाउ लार्ज इलास्टिसिटी एंड डक्टिलिटी, इसकी हमारे पास ये इलास्टिक भी होता है और डक्टाइल भी होता है। तो ऑलरेडी मैंने ये शायद आपको नहीं बताया, लेकिन जो हमारे पास इलास्टिसिटी है इसका मतलब ये है कि अगर इसकी शेप में या इसमें कोई डिफॉर्मेशन आ जाती है अलोंग द लेंथ, अलोंग द वेट, जो भी। ठीक है, तो ये अब अगर आप लोड इससे रिमूव कर लेते हो तो ये अपने पोजीशन पे वापस आ जाता है। ठीक है, अनलेस अनटिल आप इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन क्रिएट कर लो। और डक्टिलिटी का मतलब ये यही है। ठीक है, कि हमारे पास इस ये टूटने से पहले आपको एक टाइम देगा, ये पहले डिफॉर्म होगा आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, उसके बाद फिर ये टूट जाएगा। एंड ट्रूली होमोजीनियस, तो होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास हेयर इट इज़ होमोजीनियस का मतलब यही सेम थिंग कि हमारे पास अगर आप, मैंने आपको बता दिया कि आप कंक्रीट कॉलम बनाते हो तो इट डजेंट मीन कि आप बहुत भी कोशिश कर लो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मेरे कंक्रीट कॉलम की जो बेस बेस है वो इसके टॉप एज के बिल्कुल एग्जैक्टली होमोजीनियस है। ये इस तरह नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि आप हम मिक्सिंग से और इन चीज़ों से बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें गलतियाँ हो सकती है। बल्कि बट अगर आप इंडस्ट्रियल बिहेवियर ऑफ स्टील देख लो तो ये क्योंकि इंडस्ट्री में बनता है तो वहाँ पे इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है एंड इट इज़ होमोजीनियस। सेटिस्फाइड सेटिस्फाइज मोस्ट ऑफ द एनालिसिस एंड डिज़ाइन एजम्पशंस, तो ये हमारे पास जो कंक्रीट के डिज़ाइन एजम्पशंस हैं वो हमारे पास स्टील के भी है। सो नथिंग डिफरेंट। नाउ कमिंग टूवर्ड इंडस्ट्रियल बिहेवियर, सो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि आप कंक्रीट को इंडस्ट्री में तैयार कर सकते हो, प्रीकास्ट कंक्रीटिंग इंडस्ट्री आपने देखी होगी, लेकिन इतनी रिलायबिलिटी से आप इसको नहीं बना सकते कंक्रीट कि ईच एंड एवरीथिंग आप इसकी इंडस्ट्री में नहीं बना सकते। लेकिन स्टील का हर एक चीज़ अगर आप देख लें, इसके बीम्स, कॉलम्स, प्लेट्स और शेल्स और फास्टनर्स मतलब बोल्ट्स और नट बोल्ट्स, रिवेट्स, वेल्ड, ईच एंड एवरीथिंग ये हमारे पास इंडस्ट्री में तैयार हो सकती है। तो मतलब हमारे पास एक एक्यूरेसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, फिर हमारे पास ये है कि चूंकि इसके पार्ट्स इंडस्ट्री में तैयार हो जाते हैं तो इसको एरेक्ट करना आसान होता है। ठीक है, सारे पार्ट्स हमारे पास इंडस्ट्री में तैयार है, बीम, कॉलम, बस आप लेके आओ साइड पे और इसको सिर्फ बोर्ड्स वगैरह लगा के इसको जॉइन कर लो, बस आपका बिल्डिंग खड़ा हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह आप BRT स्ट्रक्चर्स में देख रहे हो, इतने बड़े बड़े पार्ट्स लेके आते हैं और वो कंबाइन कर लेते हैं और इससे एक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास इरेक्शन, तो यही चीज़ मैं आपको वहाँ पे भी आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, इरेक्शन का मतलब देखिए ये बीम हमारे पास अलग है, कॉलम अलग है, लेकिन इनको अभी ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इसको एक दिन में भी खड़ा कर सकते हो। लाइक हमारे पास ये अभी प्रीवियस एक एग्जांपल है, चाइना में एक हॉस्पिटल बना था। ठीक है, और वो हमारे पास 10 दिन के अंदर बना। हाउ इट इज़ पॉसिबल? बिकॉज ऑल द पार्ट्स ऑफ द पार्ट्स लाइक मेंबर्स, कॉलम, बीम और स्लैब सब कुछ इंडस्ट्री में तैयार हुआ था, सिर्फ वो लेके आए और वहाँ पे उन्होंने इसको बोल्ट किया है बस। ठीक है, तो इसलिए वो जल्दी बन गया। ठीक है, वो कंक्रीट का तो सारा कुछ नहीं बनाया उन्होंने। ठीक है, तो सिमिलरली हमारे पास इसकी इरेक्शन आसान है। हॉट रोल्ड स्टील, हमारे पास स्टील जो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है,
पहले इसको मेल्ट करते हैं और उससे फिर एक नया शेप बनाते हैं, तो डिफरेंट शेप्स बनाना आसान हो जाता है, ठीक है। देन कमिंग टूवर्ड्स दिस अगेन, दिस इज़ हॉट रोल्ड, ठीक है। हॉट रोल आप डिफरेंट टाइप के शेप्स आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि मेल्ट मटेरियल होता है, जो भी आप शेप देते हो आप दे सकते हो। असम्बली एंड फैक्ट्री, तो यहाँ पे आप देख लें हमारे पास बहुत सारे इसके मेंबर्स को एक ही असम्बली में इकट्ठा किया है और एक मतलब एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज़ आल्सो पॉसिबल इन स्टील स्ट्रक्चर्स ओनली, ठीक है। ये इसके फ़ायदे हैं, ठीक है। लेज़र कंस्ट्रक्शन टाइम, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, सब कुछ तो फैक्ट्री में तैयार हुआ है, आपने सिर्फ ज्वाइन करना है, तो टाइम तो कम ही लगेगा ना। तो लेज़र कंस्ट्रक्शन टाइम, देन हाई स्ट्रेंथ एंड लाइट वेट नेचर, मतलब इसका ये नहीं है लाइट वेट कि स्टील हमारे पास यूनिट वेट इसका कम है, यूनिट वेट ऑफ स्टील इज़ मच ग्रेटर देन कंक्रीट, ठीक है। लेकिन इसमें ये लाइट वेट का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर आप सेम वेट और थिकनेस का कंक्रीट कॉलम और सेम वेट एंड थिकनेस का स्टील कॉलम बना ले, तो स्टील कॉलम हमारे पास हैवी होगा, ठीक है। कंक्रीट हमारे पास लाइट होगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ इसका कि यूनिट वेट तो स्टील का ज़्यादा है। फिर लाइट वेट क्यों? लाइट वेट का मतलब ये है कि अगर आप 100 टन लोड को आप कंक्रीट से बर्दाश्त करना चाहते हो, कंक्रीट पे उसको इम्पोज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक बड़ा कॉलम चाहिए होगा। लेकिन स्टील के लिए आप 100 टन लोड के लिए एक छोटा सा कॉलम भी प्रोवाइड कर सकते हो, वो इतना लोड ले लेगा, ठीक है। सो मतलब क्या हुआ कि आप इसको कम वेट से भी आप काम चला सकते हो। हाई स्ट्रेंथ वही चीज़, ठीक है, इसका स्ट्रेंथ कंपेरेटिव टू कंक्रीट ज़्यादा है, ठीक है। अगेन this is that different types of steel, different types of material having different types of densities, ठीक है। तो density of steel is much higher than other materials, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी एंड ड्यूरेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, ठीक है, दिस इज़ अनदर मेरिट, ठीक है। स्टील कंस्ट्रक्शन के फ़ायदे हैं ये, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी मीन्स लॉन्ग लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। जो स्टील स्ट्रक्चर्स आप बनाते हो तो वो एक लंबे अरसे तक वो उसी तरह ही करामत रहते हैं, ठीक है। इसकी परफॉर्मेंस डिस्टर्ब नहीं होती। एंड यूनिफॉर्मिटी तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ये हमारे पास हर एक डायरेक्शन में आप इसके यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, ठीक है। इलास्टिसिटी, तो स्टील कंपेरेटिवली कंक्रीट से ज़्यादा इलास्टिक है, ठीक है। एंड इट ओबेज द हुक्स लॉ एज वेल, ठीक है। तो ये हमारे पास मज़ीद आप इसको ज़रा पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ डक्टिलिटी एंड वार्निंग बिफोर फेलेवर, तो डक्टिलिटी तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन वार्निंग बिफोर फेलेवर मैं ज़रा आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि अगर आप स्टील स्ट्रक्चर को देख लें, वहाँ पे कोई क्रैक आ जाएगा कॉलम में, आपको नज़र आ जाएगा कि हाँ ये बिल्डिंग में मैं बैठा हूँ, ऊपर से बीम में हमारे पास क्रैक आ चुका है, तो वो आपको एक लिमिटेड टाइम देता है और उसमें वो क्रैक इंक्रीज़ होते 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 और उसके बाद टूट जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टील स्ट्रक्चर की बात कर ले तो वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देता है, ठीक है, क्योंकि वो डक्टाइल होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता से डिफॉर्म होता रहता है और आपको नज़र आता है कि ये तो डिफॉर्म हो रहा है और आपको टाइम मिलता है कि आप इससे इनहेबिटेंट्स को, इस बिल्डिंग में जो भी रहने वाले लोग हैं या जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप इससे बाहर निकाल लो, ठीक है। तो मतलब वार्निंग आपको देता है फेलेवर होने से पहले, ठीक है। इसका ये मतलब सिर्फ नहीं है कि आप इससे बिल्डिंग से मटेरियल निकालो, ये आपको वार्निंग मिल गया, ये भी आपको वार्निंग मिल गया कि ये बीम फेल हो रहा है, आप इसके लिए कुछ करो, इसको स्ट्रेंथन कर लो, इसके साथ कुछ और वेल्ड कर लो ताकि ये वापस मजबूत हो जाए, ठीक है। देन कमिंग टूवर्ड एडिशन टू एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, तो देखें अगर स्टील कंक्रीट स्ट्रक्चर की आप बात कर ले, कोई बिल्डिंग होता है उसके साथ आपने एक नया कमरा भी साथ में बनाना होता है, तो कितनी आपको डिमोलिशिंग करनी पड़ती है और फिर ये रिकम्बाइन करना पड़ता है, सब कुछ टाइम उस पर ज़्यादा लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टील स्ट्रक्चर को देख लो तो आप एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के क्या कर लेते हो, बस एक जगह से आप बोर्ड्स को लो, मेंबर्स को ख़त्म कर लो, दोबारा से फिर आप नए मेंबर्स कनेक्ट कर लो, आसानी से आप इसमें दूसरे मेंबर्स को कनेक्ट कर सकते हो और इसको
इसके एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के साथ और भी आप मेंबर्स इकट्ठे कर सकते हो और बना सकते हो मज़ीद। ठीक है, पॉसिबली रीयूज़, जो भी हमारे पास मेंबर्स होते हैं, अगर आप एक जगह पे जिस तरह ये BRT स्ट्रक्चर्स बने हुए, अगर किसी टाइम पे आप किसी को लगे कि ये जो स्टेशंस यहाँ पे बनाए हुए BRT के स्टेशंस ये थोड़े से बड़े करने चाहिए, तो ये जो मटेरियल है ये ज़ाया नहीं होगा, इसको खोलो और यहाँ से ले जाओ, दूसरी जगह पे ये इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कंक्रीट की बात करें तो एक बिल्डिंग को अगर आपको लगे कि ये बिल्डिंग तो अभी इसको बड़ा करना पड़ेगा, तो बड़ा करने के लिए आपको प्रीवियस बिल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा और वो किसी काम का नहीं रहेगा फिर। ठीक है, लेकिन इसमें रीयूज़ हो सकता है स्टील में। स्क्रैप वैल्यू, अगर आपके पास स्टील की अगर आप देख लें तो अगर हमारे पास ये स्टील बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, एरोड हो जाता है और इसमें कोरोजन हो जाती है, बिल्कुल काम का नहीं रहता, फिर भी आप इसको अगर स्क्रैप में भी बेचना चाहो तो इट डू हैव सम वैल्यू। ठीक है, उसकी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, और वो आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा देगा। नाउ दिस इज़ दैट स्क्रैप। ठीक है, अगर आप इस स्क्रैप को देख लो तो ये किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू है, इसको आप बेच सकते हो। ठीक है, वाटर टाइट एंड ईयर टाइट, तो अगर मैं आपको प्रीवियस वो पिक्चर्स आपको याद हो जो बॉयलर्स के हमने पिक्चर्स देखे थे और उसके वाटर टैंक्स के, तो इन चीज़ों को आप ईयर टाइट और वाटर टाइट बना सकते हो, मतलब इसमें से पानी नहीं लीक कर सकता अगर आप इसको बेहतर तरीके से बनाते हो। आप देख लें, जो भी हमारे पास ऑयल टैंकर्स होती है जो एक जगह से दूसरी जगह पे ऑयल पहुंचाने के लिए होती है, वो किस चीज़ की बनी होती है? स्टील की बनी होती है। इस तरह LPG के टैंक्स अगेन स्टील के बने होते हैं। अगर आप इसको देखें, जो हमारे पास सिलेंडर्स होते हैं, जिससे जो हमारे पास CNG सिलेंडर्स होते हैं या हमारे पास लोकल LPG सिलेंडर्स होते हैं, ये भी स्टील के बने होते हैं। तो ईयर टाइट है, इसलिए इसमें गैस आप फिल कर सकते हो। अगर आप ईयर टाइट ये नहीं होता तो इसमें से गैस निकल जाता। तो मतलब ये हवा और वाटर के अगेंस्ट आप इसको ईयर टाइट और वाटर टाइट बना सकते हो। ठीक है, लॉन्ग स्पैन कंस्ट्रक्शन, सो इन दिस पिक्चर इट इज़ क्वाइट क्लियर कि अगर आप इस देख लें, पूरे स्टेडियम को यहाँ पे कवर किया गया है। ठीक है, अगर आप इस तरह से स्टील में कवर करोगे, कंक्रीट में कवर करोगे तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ स्टील अगर आप देख लो तो कितनी आसानी से इसको कवर किया हुआ है, कितना स्टेबल है, लाइट वेट भी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं आई। ठीक है, और पूरा स्टेडियम कवर हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास लॉन्ग स्पैन कंस्ट्रक्शन, जिस तरह यहाँ पे देख लें हेयर, ये देखिए कितना लंबा स्पैन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास ये पूरा एक स्पैन बनाया गया है। तो अगर स्टील में आप देख लें तो इट्स पॉसिबल, बट इन केस ऑफ कंक्रीट इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। ठीक है, अगेन यहाँ पे आप देख लें, दिस इज़ लॉन्ग स्पैन, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास ये एक स्पैन है। ठीक है, तो लॉन्ग स्पैन कंस्ट्रक्शन आप इस पर कर सकते हो। सेम यहाँ पे देख लें कितना बड़ा स्पैन है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आप स्पैन को देखें, यहाँ से यहाँ पर तक हमारे पास स्पैन है। ठीक है, सो दिस इज़ अगेन अ लॉन्ग स्पैन स्ट्रक्चर। ठीक है, टेम्पररी कंस्ट्रक्शन, तो इन केस ऑफ अगर आप देख लें वॉर कंडीशंस में, जब जंग हो रही होती है, तो जो महाज होता है, महाज तो हमारे पास वीराना होते हैं, वहाँ पे जंग होनी होती है तो वो तो वीराना सही होता है। वहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं होती जहाँ पे फौजी वहाँ पे रह सके। ठीक है, आर्मी वहाँ पे रह सके, अपने इम्यूनेशन रख सके, असला रख सके, ये चीज़ें उनके लिए अवेलेबल नहीं होती साइड पे। ठीक है, जहाँ पे उन्होंने जंग लड़नी होती है, तो वहाँ पे जो टेम्प्रेरी कंस्ट्रक्शन होती है वो स्टील से कर लेते हैं और उसके लिए अपने लिए शेल्टर्स वगैरह वो स्टील से बना लेते हैं। ठीक है, सो इट्स क्वाइट सिंपल कि आप इससे टेम्प्रेरी कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो। ठीक है, लाइक आपने नाम सुना होगा आर्मी ब्रिजेस। ठीक है, आर्मी जो कैनाल क्रॉस करती है या उनके लिए जो भी उनके व्हीकल्स होते हैं वो कैनाल क्रॉस करती है, तो पहले उसके लिए वो ब्रिज बनाते हैं। तो वो तो कंक्रीट के एक परमानेंट ब्रिज तो नहीं होता, वो किस चीज़ का बनता है, वो स्टील से बना लेते हैं। ठीक है, और उसमें से वो अपने गाड़ियाँ गुजार लेते हैं, फिर वो अपने साथ वो ब्रिज लेके जाते हैं वापस। वो किस चीज़ का बना होता है वो ब्रिज, वो स्टील का बना होता है। ठीक है, सो टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन इज़ क्वाइट पॉसिबल। क्रिएटिव कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे देख ले कितना क्रिएटिव, एक बर्ड शेप का एक स्ट्रक्चर स्टील का बनाया हुआ है, ये भी इसका फ़ायदा है। ठीक है,
नाउ कमिंग टूवर्ड्स डीमेरिट्स ऑफ द स्टील स्ट्रक्चर्स, ठीक है, कि हमारे पास इसके डीमेरिट्स क्या है, ठीक है। तो डीमेरिट्स मतलब क्या इसके डिसएडवांटेजेस है या नुकसानात क्या है या ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से हम कतराते हैं कि हम स्टील स्ट्रक्चर ना बनाए तो अच्छा है, ठीक है। किस किस वजह से हम स्टील स्ट्रक्चर्स को प्रेफर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसके डीमेरिट्स है। हाई मेंटेनेंस एंड मोर कोरोजन, ठीक है। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, आप स्टील स्ट्रक्चर को मेंटेनेंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। मैंने एक आर्टिकल देखा था, अक्सर मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि अमेरिका में एक ब्रिज है, ठीक है, एंड इट्स क्वाइट अ लॉन्ग ब्रिज, और इसमें मेंटेनेंस ऐसी होती है कि एक साइड से जो मेंटेनेंस स्टाफ होता है वो मेंटेनेंस शुरू करता है, तो वो जब दूसरे एंड तक पहुंचता है तो 1 साल गुजर चुका होता है, तो फिर वो शुरू से फिर से पीछे चले जाते हैं और फिर वो दूसरे एंड से फिर मेंटेनेंस शुरू करते हैं। मतलब पूरा साल उस ब्रिज में लोग लगे रहते हैं और उसके मेंटेनेंस करते रहते हैं। एंड मेंटेनेंस डजंट मीन कि आपने सिर्फ इसका पेंट करना है, नहीं, कोरोजन से बचाना है, नहीं, आपने इसके बोल्ट्स को चेक करना है, आपने इसके बोल्ट्स को टाइट करना है, ठीक है। बोल्ट्स में कहीं पे ख़राब हो तो वो चेक करने हैं, प्लेट्स चेक करने हैं, शेयर चेक करना है, और जो भी हमारे पास इन केस कहीं पे टॉर्जन है, ठीक है, या कम्बिनेशन डिफरेंट कम्बिनेशन मटेरियल डिफरेंट कम्बिनेशन के इस्तेमाल हुए हैं, तो उसको आपने चेक करना है, ठीक है। सो इस पे काफ़ी कॉस्ट आता है एज़ कम्पेयर टू कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। देन और ये भी मैंने आपको बता दिया कोरोजन, इसमें कोरोजन का ख़तरा होता है, इस पे जंग लग सकता है, ठीक है। और जंग का मतलब कि 1 to 1.5 मिलीमीटर थिकनेस हर साल हमारा ख़राब होगा। 1 to 1.5 मिलीमीटर थिकनेस हमारा हर साल ख़राब होगा अगर स्टील को जंग लग जाए, ठीक है। तो ये काफ़ी एक नुकसानदेह चीज़ है। देन यहाँ पे आप देख लें कोरोजन किस तरह से स्टील को ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो ये इसमें एक ख़तरा मौजूद है। अगेन ये कोरोजन है। फायर प्रूफिंग कॉस्ट, फायर प्रूफिंग का मतलब अगर आप कंक्रीट का देख लें तो कंक्रीट में अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो वो इतनी आसानी से फेल नहीं होता, लेकिन स्टील हमारे पास आसानी से मेल्ट हो जाता है, ठीक है। मेल्ट नहीं होता तो ये हमारे पास सॉफ्ट हो जाता है, और सॉफ्ट होने से ये क्या हो जाता है, पूरा का पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हो जाता है फायर की वजह से। तो इसकी वजह से आपको डिफरेंट टाइप्स मटेरियल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं ताकि इसको फायर के अगेंस्ट थोड़ा सा रेजिस्टिव बना सके, ठीक है। सो अबाउट 400 डिग्री सेंटीग्रेड क्रीप बिकम मोर प्रोनाउंस, ठीक है। तो अगर आप इसको 400 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा आप इसको हीट प्रोवाइड करते हो तो इसमें क्रीप आ जाती है, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स दिस इज दैट पिक्चर शोइंग अस द द बिल्डिंग ऑन फायर, ठीक है। एंड ये हमारे पास बिल्डिंग है, तो थोड़ी ही देर में इस तरह से अगर आग लग जाए तो थोड़ी ही देर में ये कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। स्टील स्ट्रक्चर में ससेप्टेबल टू बकलिंग, ससेप्टिबिलिटी का मतलब मोर सब्जेक्ट है, ठीक है। कि ये जो हमारे पास स्टील स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें बकलिंग आने के चांसेस ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि स्टील हमारे पास कम डायमीटर पे, कम डाया पे, कम थिकनेस पे आप इस पे ज़्यादा लोड अप्लाई कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू कंक्रीट, ठीक है। तो अगर आप देख लें, लेट्स से हमारे पास एक कंक्रीट कॉलम है लाइक दिस, ठीक है। ये हमारे पास लोड ले सकता है कितना, लेट्स से 50, हमारे पास टोटल 50 टन का लोड ले सकता है, ठीक है। लेकिन सेम 50 टन का लोड अगर मैं एक स्टील पे अप्लाई करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, लाइक एक छोटा सा हमारे पास कॉलम चाहिए होगा लाइक दिस। अब इस कॉलम की आप थिकनेस देख लें, ये हमारे पास लेट से एक गर्डर है, ठीक है,
गर्डल शेप का। मैं 3D में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह हमारे पास एक गर्डल होगा, उसके ऊपर हमारे पास ये लोड अप्लाई होगा। अगर आप इसके टॉप व्यू में देखेंगे तो ये हमारे पास इस शेप का एक गर्डल होगा, ठीक है। उसके ऊपर हमारे पास लोड अप्लाई होगा फ्रॉम हेयर, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसे हमारा एक स्ट्रक्चर है और उस पर लोड लगा है तो इसकी आप थिकनेस देखें, थिकनेस कम है। और जो मैंने कंक्रीट का बनाया था, कंक्रीट की हमारे पास थिकनेस देखें कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें बकलिंग के चांसेस कम होते हैं। बकलिंग क्या होता है, जब आप एक कॉलम पे, लेट से हमारे पास एक कॉलम है, ठीक है, और इस पे आप एक लोड अप्लाई कर लेते हो, ठीक है, एक लोड अप्लाई कर लेते हो, और एक तो हमारे पास इसमें क्रशिंग आ जाती है, एक इसमें बकलिंग आ जाती है। बकलिंग का मतलब ये थोड़ा एक साइड पे ऐसे बेंड हो जाता है ऐसे, ठीक है। दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड बकलिंग, जो हमारे पास इसमें थोड़ी सी डिफॉर्मेशन आ गई है, ठीक है। तो इन केस ऑफ स्टील हमारे पास बकलिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इन केस ऑफ कंक्रीट कम होते हैं। वाई? बिकॉज कंक्रीट की हमारे पास डाया या थिकनेस हम ज़्यादा रखते हैं और स्टील की हम कम रखते हैं, ठीक है। दिस इज़ दैट बकलिंग। यहाँ पे देख लें आप, इसकी ये थोड़ा सा यूँ बेंड हो चुका है, ठीक है। सो दिस इज़ बकल पार्ट, ठीक है। हाई इनिशियल कॉस्ट एंड लेस अवेलेबिलिटी, मतलब इसकी इनिशियल कॉस्ट भी ज़्यादा है, शुरू में आपको ज़्यादा ख़र्चा करना पड़ता है। और लेस अवेलेबिलिटी मतलब ये हमारे पास इतनी आसानी से हर जगह पे अवेलेबल भी नहीं है, ठीक है, जितना आसानी से कंक्रीट अवेलेबल है। एस्थेटिक, देखें आप कम्युनिकेशन टावर्स को देखें, कितना बुरा उसका वो शेप होता है, ठीक है। खूबसूरत तो वो नहीं दिखता, कंक्रीट स्ट्रक्चर ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने स्टील स्ट्रक्चर्स को खूबसूरत बनाना होता है तो उस पर आपने एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। लाइक यहाँ पे कुछ पिक्चर्स में मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें, ये अगर आप इसी तरह स्टील स्ट्रक्चर को रहने देते तो ये हमारे पास कुछ इस शेप के, यहाँ पे एक इस तरह के हमारे पास बीम्स होते हैं और इसके क्रॉस में स्लैब इस तरह बना होता है, ठीक है। कितना बुरा लग रहा है। लेकिन अगर आप इसको खूबसूरत दिखाना चाहते हो तो ये नीचे आपको फॉल्स सीलिंग करनी पड़ती है, ये आपको फॉल्स सीलिंग दिख रही है, ठीक है। तो इस पर एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। तो मतलब ये है कि ये एस्थेटिक या खूबसूरत नहीं होते स्टील स्ट्रक्चर्स, इसको खूबसूरत बनाना पड़ता है। यहाँ पे देखें, इसको खूबसूरत बनाने के लिए ऊपर क्लेडिंग की गई है, दिस इज़ क्लेडिंग, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है। अगेन कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, स्पेसिफिकेशंस। देखिए जी, मैं आपको थोरली बता दूं, मेरिट्स और डीमेरिट्स तो हमने पढ़ लिए। स्पेसिफिकेशंस का मतलब होता है कि हम स्टील स्ट्रक्चर्स को या कंक्रीट स्ट्रक्चर को जब डिज़ाइन करते हैं, इसकी एनालिसिस करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, ठीक है। एंड दीज रूल्स आर, दीज कन्वेंशंस आर एक्चुअली कॉल्ड स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकेशंस हमारे पास एक प्रॉपर बुकलेट के फॉर्म में होती है, ठीक है, आर्टिकल्स के फॉर्म में होती है, ठीक है, जो कि हमें फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। और वो जो हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं या जो कोड्स होते हैं, वो हमारे पास डिफरेंट इदारों ने बनाई हुई है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ने बनाई हुई है, ठीक है, जिनको लोग फॉलो कर रहे हैं इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड स्पेसिफिकली, ठीक है। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे कुछ है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील कंस्ट्रक्शन, AISC, ठीक है, एंड AWS, अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी। तो ये डिफरेंट हमारे पास सोसाइटीज़ है और डिफरेंट हमारे पास इदारे हैं जिन्होंने ये स्पेसिफिकेशंस बनाई हुई है। तो ये सारे स्पेसिफिकेशंस हम बहुत सारी ऐसी हैं जो हम कंक्रीट और स्टील दोनों पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हम सिर्फ स्टील के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस गिवन है, ठीक है। ये हम डिटेल में फिर डिज़ाइनिंग के पार्ट में हम पढ़ेंगे, ठीक है।